चलिए देखिए आप लोग सुनिए। पिछले क्लास से हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि यह इतने सारे कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसका दो कारण, जो दो मेन कारण था हम लोग पढ़े थे। जो सबसे पहला था वह था टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुसंयोजकता या चार संयोजकता। चार अधिक संयोजकता होने के कारण यह अधिक बॉन्ड का निर्माण करता है और अधिक चीज़ों से जुड़ता है, जिसके कारण यह अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा आपको बताया गया था कि ये कार्बन कार्बन के साथ मिलकर डबल, ट्रिपल, सिंगल सब बनाता है, लेकिन ऐसा इसी के फैमिली का कंपाउंड सिलिकॉन भी नहीं कर पाता है। आज हम लोग इसका तीसरा रीजन पढ़ेंगे कि इसका तीसरा क्या क्या है। ऐसा तीसरा क्या है? यह है इसका श्रृंखलन गुण, केटिनेशन प्रॉपर्टी। लिखेंगे 3 नंबर में। श्रृंखलन गुण लिखिए, केटिनेशन प्रॉपर्टी। ये आपका लेक्चर नंबर होगा 5-4। कल का लेक्चर कंसीडर मत कीजिए। कौन सा लेक्चर है ये? हमको लगता है 4 होगा आपका। श्रृंखलन गुण। सबसे पहले ये श्रृंखलन क्या होता है ये समझिए, या श्रृंखलन गुण कहते किसको? सुनो, जब एक ही तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखलन गुण। लिखेंगे, जब एक ही तत्व के परमाणु जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसे श्रृंखलन गुण कहा जाता है। तो इसे श्रृंखलन गुण कहा जाता है। जैसे देखो, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर ना लंबा लंबा चेन बनाता है, तो लंबा लंबा चेन बनाने वाला गुण ही क्या कहलाता है? श्रृंखलन गुण। जैसे एग्जांपल में ये लिख दीजिए। लेकिन सिलिकॉन के केस में जब तुम लंबा लंबा चेन बनाओगे ना, तो ये लंबा लंबा चेन नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, लेकिन ये बनता है। इसका कारण सुनिए, सुन लीजिए, आप दोनों बात उतार लीजिएगा, वो बनता है ये नहीं बनता है। इसका कारण क्या है इसको हम बता रहे हैं। पिछले क्लास में बताया गया था ना कि कार्बन कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो इसका साइज छोटा होता है। यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, और सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ जब जोड़े थे तो इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। आपको नहीं लगता है कि साइज जब बड़ा होगा तो इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, और साइज छोटा होगा तो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कम होगी। दूरी कम होगी तो उस बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा होगी, और दूरी अधिक होगी तो बॉन्ड के टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। यह कमज़ोर बंधन होगा। कमज़ोर बंधन होगा तो 4 गो 5 गो 6 गो तक जुड़ेगा, और जैसे ही उससे ज़्यादा बड़ा जोड़ना शुरू कीजिएगा वो अपने आप टूटना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो लंबा लंबा चेन बना देता है, क्योंकि इसका एकल सहसंयोजन बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन सिलिकॉन के साथ ऐसा बात नहीं होता है। ये इसको खास बना देता है, ये इसको अद्वितीय बना देता है। क्या बात समझ में आई ये जो बताया गया? तो आप दोनों एग्जाम्पल पहले उतार लीजिए, फिर आगे की बात करें।
तो श्रृंखलन गुण जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन में। बाकी दूसरे तत्वों में इतना ज़्यादा श्रृंखलन गुण पाया नहीं जाता। सिलिकॉन भी जोड़ता है, 5 गो 7 गो 10 गो तक जोड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये जोड़ नहीं पाता है, या जोड़ भी देंगे ना ज़बरदस्ती तो वो टूट जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा बात नहीं, इसमें आप जितना मन हो उतना जोड़ सकते हैं, अनलिमिटेड कार्बन आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो यही बात अभी आप लिखेंगे, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। ये पूरा हुआ क्या यहाँ तक? लिखिए श्रृंखलन गुण क्या हुआ? हाँ, सिलिकॉन वाला लिख के काट दीजिए। देखो, इसमें जो बात हम तुमको बता रहे हैं ना, टोटल का टोटल बात ऐसा नहीं है कि उतारने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा बात होता है ना जो तुमको समझा देगा चीज़ों को, और तुमको साइड से कुछ हिंदी में इंग्लिश में लिखने का मन हो तो साइड से लिख लिया करो कि सर ये बोले थे, इस बात को समझाने के लिए ये बोले थे, ताकि तुमको बाद में याद रहे ये चीज़। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान देते होंगे, हम मैक्सिमम चीज़ों को लिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिलिकॉन के साथ, हम इसका भाषा तो नहीं दिए कि सिलिकॉन ऐसा नहीं करता है, लेकिन एग्जाम्पल हम दे दिए ना कि सिलिकॉन का लंबा चेन बना के हम उसको क्या कर दिए, कट कर दिए। मतलब ये बनता नहीं है, ये बनता है, ठीक है। और यही बात अब अभी लिखाएंगे आगे। तो चूंकि हम मेनली कार्बन पर काम कर रहे हैं तो कार्बन वाला लिखा देते हैं, बाकी वाला चीज़ हम एग्जाम्पल देके खाली काट देते हैं, उसको लिखाते नहीं हैं। लिखिए, लिखेंगे श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में पाया जाता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में पाया जाता है। क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ दूसरे परमाणुओं की तुलना में, दूसरे परमाणुओं की तुलना में अधिक मजबूत बंधन, अधिक मजबूत बंधन का निर्माण करता है, अधिक मजबूत बंधन का निर्माण करता है। यह कार्बन का अद्वितीय गुण है। कौन चीज़? श्रृंखलन गुण। यह बाकी दूसरे में है भी तो इतना कम है जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, कार्बन में ये बहुत ज़्यादा है। यह कार्बन का अद्वितीय गुण है। हो गया? श्रृंखलन गुण समझ में आ गया ना कि क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ये समझ में आया कि कार्बन कार्बन के साथ इतना लंबा लंबा क्यों जुड़ता है। अब आगे का लिखेंगे, नंबर क्या होगा? 4। तीसरा तो शायद श्रृंखलन गुण है। पहला बताए थे 4 सहसंयोजकता, दूसरा बताए थे मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा था श्रृंखलन गुण। अब चौथा लिखेंगे, कार्बन अलग अलग तरह के, कार्बन अलग अलग तरह के आकार का, कार्बन अलग अलग तरह के आकार के, का नहीं के, कार्बन अलग अलग तरह के आकार के रिंग का निर्माण करता है। रिंग, इसको हिंदी में वलय कहते हैं, लेकिन आप रिंग लिख सकते हैं। अलग अलग तरह के आकार के रिंग का निर्माण करता है, जिसके कारण भी यह
जिसके कारण भी यह बड़ी संख्या में जिसके कारण भी यह बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। जिसके कारण भी यह बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे देखो, ये 3, ध्यान देना इधर, ये कितने कार्बन का रिंग बना? 3 कार्बन का। ये 4 कार्बन का रिंग भी बना सकता है, ये 5 कार्बन का रिंग भी बना सकता है, लाइक दिस। लेकिन यही काम सिलिकॉन से के साथ करोगे, सिलिकॉन नहीं करता है। बेचारा सिलिकॉन का सिंगल बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। यदि वो रिंग का निर्माण करेगा तो इतना एंगल स्ट्रेन, एंगल में यहाँ इतना ज़्यादा तनाव होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका बंधन कमज़ोर होने की वजह से वो टूट जाएगा, तो वो ज़्यादातर रिंग का निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन कार्बन ऐसा करता है, इस वजह से भी यह बहुत अधिक यौगिक का निर्माण करता है। यदि हम 6 कार्बन ले लें तो 6 कार्बन का भी बनेगा, 7 का भी बनेगा, 8 का भी बनेगा, एक्सेट्रा। इट से उतारिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि तुम रेगुलर वे में और ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तो ये तुमको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, जितना साइंस का कोई पेपर ही नहीं इंटरेस्टिंग होता है। न मैथ, न फिजिक्स, न फिजिकल केमिस्ट्री, न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न बायोलॉजी। ये बहुत ही मज़ेदार ब्रांच, बशर्ते कि नॉलेज शार्प होना चाहिए। तब हल्का भी तुम इसमें गड़बड़ाया तो इससे खतरनाक कोई पेपर है भी नहीं। तब यदि तुम हल्का भटक गया, क्लास छोड़ा, या तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई, तुम्हारी रेगुलरिटी तुम उसको मेंटेन नहीं कर पाया, उसके बाद तो ये जो दुर्दशा तुम्हारा करेगा। एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना बंद हो जाए, उसी दिन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद तुमको कुछ भी हम बोलेंगे तुमको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ये नौबत आने मत देना। समझ में भी आ रहा है ना? रेगुलर रहो, सब बात समझ में आएगा। आप फिजिकली अपीयर नहीं हो सकते हैं क्लास में, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, सारा लेक्चर अब उपलब्ध है, आप ऑनलाइन से जुड़िए ऐप के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेगुलर रहना है। जैसे मान लीजिए बीच में 2 क्लास मिस कर गया, तो आने से पहले उस 2 क्लास को मैनेज करके तब तीसरा क्लास में बैठेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और फिर हम भी तब कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास की तो सोचिए भी मत, टाइम इतना कम है कि हम कुछ नहीं आपके साथ कर पाएंगे। ये हो गया क्या? और इसका 5वां है, और ये इसका लास्ट है। लिखेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक समावयवता दर्शाता है। छींकने वाला काम कौन किया था रे? मास्क कहाँ है आपका? जब सर्दी है या छींक आ रही है तो आपको मास्क लगा के रहना चाहिए, या रैंडम हो गया ये? नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए। और ऐसा आप फील करते हैं तो तुरंत बाहर चला जाए कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोरोना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छींक है तो सस्पेक्टेड हैं आप। छींक क्यों है? पहले होता था तो पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना है। लिखिए क्या लिखा रहे थे? 3-4 बार जो लगातार छींक देते सब दौड़ के भागेगा, निकलो अब यहाँ। कार्बनिक यौगिक समावयवता दर्शाता है, जिसके कारण एक ही अनुसूत्र से
जिसके कारण एक ही अणुसूत्र से कई तरह की संरचना सूत्र, एक ही अणुसूत्र से कई तरह की संरचना सूत्र को लिखा जा सकता है। अतः कई तरह के यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। अतः कई तरह के यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। आप वहाँ जाइए तो वहाँ पर ये एयर पकड़ रहा है। वहाँ नहीं, नहीं, ऊपर ऊपर आइए। उस फैन को थोड़ा इधर घुमा दीजिए। रुको, वो धागा खींचो तो नीचे वाला, उधर वाला, हाँ खींचो तो। जब बोलेंगे तो एक बार फिर खींच देना। खींचिए, आइए बैठ जाइए। हाँ जी, क्या लिख रहे थे? हाँ, इस कारण भी यह कई यौगिकों का निर्माण करता है, ये ना लिखे हैं। अब देखो, ध्यान से सुनो इधर। अभी जस्ट हम इसी का चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ बैठे हुए भी थे। आप इसको देख लीजिए तो आपको ये बहुत भारी नहीं लगेगा, एकदम आसान चीज़ है। C4H10 एक कंपाउंड हम लेते हैं, इससे कंपाउंड बनाने का प्रयास करते हैं। देखो कितना कार्बन है यहाँ पर, 5। ठीक है, C4 ले लीजिए, चलेगा। ठीक है, ये ले लो। जियो के ज़माने में भी मिस कॉल। सुनिए इधर, यहाँ पर देखो तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। सब कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर लिया। अब देखो, यदि हम ऐसा करें तो बताइए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1, 10। 3 2 5 2 7 3 10। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि C4H10 से जब हम कंपाउंड का निर्माण कराना स्टार्ट किए तो हमको एक कंपाउंड ये भी मिला और एक कंपाउंड ये भी मिला। 2 कंपाउंड मिला ना जी। उतारिए इसको, एग्जाम्पल के तौर पर उतारिए, ये सब आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो एक यौगिक ये भी बना, एक यौगिक ये भी बना, तो ये अलग अलग तरह का, एक ही अणुसूत्र से 2 यौगिक न बन गया। अब इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल देखो। क्या ये लिख लिए क्या? अब इसको देखिए, C4H8 इससे हम बनाते हैं। देखो सबसे पहला कंपाउंड इसका ऐसा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 8वां, 3 2 5 6 2 8। फिर देखो इसका दूसरा कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड बीच में दे दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएगा। 3 3 6 7 1 8। और एक चीज़ गौर करो, सब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। और तुमको हम बोले हैं ना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे सिंगल डबल ट्रिपल जैसे एडजस्ट करके बनाएगा हमेशा 4। तीसरा कंपाउंड इसका देखो, यदि हम इसका ऐसा बना दें
और बीच में कहीं एगो डबल बॉन्ड दे दें, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, सब एक के बात है, लेकिन कहीं एक जगह, किसी एक जगह, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, 3 3 6 2 8, ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा कर लिया है, 2 3 1 4, तो ये भी हो गया C4H8। अब देखो यहाँ यदि हम 4 कार्बन का रिंग बना दें तो यहाँ भी आप 2 हाइड्रोजन दोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये भी C4H8 है। यदि हम इस कंपाउंड को बना दें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 2 4 5 3 8। अब तुम गौर से देखो कि कुल कितना कंपाउंड बन गया। अब एगो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए उससे 5-5 कंपाउंड बना, थोड़ा सा भारी ले लें तो उससे 100-200 बनने लगता है। इतना ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करने लगता है जिसको आप एक सेपरेट ब्रांच के रूप में नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। उतारिए। तो ये एक अलग एग्जाम्पल था, वो एक अलग एग्जाम्पल था, और इस बात को हम आइसोमेरिज्म में और डिटेल में बताएंगे, अभी तो ये शॉर्टली बता दिया गया है। हाँ, आपका इच्छा हो यदि, तो आप इस हर जगह पर हाइड्रोजन जोड़ के दिखा सकते हैं। हम सिर्फ बॉन्ड बना के छोड़ दिए, आप हाइड्रोजन जोड़ के दिखा दीजिए और चेक कर लीजिए कि सब में 8 हाइड्रोजन है या नहीं। और ये काम घर पर, ये सब बैठारी का काम है, क्लास में नहीं। हाइड्रोजन डालने वाला काम भी घरे पर करना, यहाँ मत करना। ललका पियर का सब सजाते रहना। और स्विच ऑफ कर दिया, मिजाज हल्का हो गया होगा, अब फोन नहीं कर रहा होगा, समझ गया कि अब नहीं उठाएंगे। अब हमको लगता है कि 2-3 12th का बैच स्टार्ट होगा दोपहर में, और सब आएगा, रिकॉर्डिंग यहाँ होगा, वही रिकॉर्डिंग पर सब पढ़ेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि इतना देर पढ़ाने के बाद हम फिर 2-3 घंटा पढ़ा नहीं सकते हैं, और सिलेबस भी ख़त्म करना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछेगा, बता देंगे। इस साल भर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस रुक जाएगा। तुम लोग का नहीं, तुम लोग तो जो पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, ये हुए, ऐसा नहीं कि वो शौक से नहीं आ रहा है। हमको लगता है 4-5 बैच रहेगा ना, तो सब बैच में 150-150 भी बैठ गया तो सब एडजस्ट कर जाएगा। अब पूरा बैच भरा हुआ लेंगे तो 3 बैच में हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि वही सटा सटा हुआ बैठेगा, सरकार अलाउ भी नहीं करेगी इस चीज़ के लिए। हाँ, हो गया क्या ये? सुनिए, अब हम देख रहे हैं कि कार्बन के अद्वितीय गुण के कारण कार्बनिक यौगिक की बहुत बड़ी संख्या में निर्माण हो रही है, और इस सब यौगिक के बारे में अब हमको स्टडी करना है, पढ़ना है। तो यदि इसको हम ओवरऑल सब में मिला के पढ़े तो हम इसका अच्छा स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच के रूप में हम लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है? तो नीचे नोट लिखिए, लिखेंगे चूंकि कार्बनिक यौगिक का निर्माण, चूंकि कार्बनिक यौगिक का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में होता है, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि, एक मिनट रुको, चलो ठीक है, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि
कार्बनिक यौगिक की एक अलग शाखा हो, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि कार्बनिक यौगिक की एक अलग शाखा हो जहां इसका अध्ययन आसानी से किया जा सके, जहां इसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जहां इस यौगिकों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। लिख लिए, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, रासायन विज्ञान की वह शाखा, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कार्बनिक रासायन कहते हैं। इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कार्बनिक रासायन कहते हैं। क्या दिक्कत है क्या कुछ? और सुनो हमारी बात, अभी तुम देखे कि कार्बन के अद्वितीय प्रकृति होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब हम चाह रहे हैं कि उस कार्बनिक यौगिक जो सब बना है उसका हम अध्ययन करें। तो ये इतनी बड़ी संख्या में बना है जिसको हम पूरे केमिस्ट्री में मिला के पढ़ेंगे तो उतना बढ़िया स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इसको एक अलग शाखा के अंतर्गत पढ़ें। जिस अलग शाखा के अंतर्गत तुम इन यौगिकों का अध्ययन करते हो, यही अलग शाखा, यही एक सेपरेट ब्रांच साइंस का क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या समझ में आ गया बात? लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के स्रोत। क्या हुआ? स्टार लगा के हेडिंग डालना है। कार्बनिक यौगिक के स्रोत, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लिया सब? देखो, कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है ना, वो वनस्पति है और जीव जंतु है। तुम चीनी खाते हो, गन्ना से आता है, गन्ना से मिलता है। ग्लूकोज भी पेड़ पौधा वनस्पति से मिलता है। हालांकि इसका सिंथेसिस भी किया जाता है, लेकिन ग्लूकोज पेड़ पौधा से भी मिलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी शरीर को काफ़ी आवश्यकता होती है, ये भी हमको पेड़ पौधा से मिलता है। उसके बाद विटामिन हो गया, फैट हो गया, जो जीव जंतु से मिलता है। तो एक्चुअल में कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है ना, वह वनस्पति है और जीव जंतु है। वनस्पति से हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, स्टार्च मिला, ग्लूकोज मिला, और जीव जंतु से हम लोग को फैट्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है यदि आप मांस मछली खाते हैं तो। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ भी कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिसका निर्माण लैब में कराया जाता है, जिसका प्रिपरेशन किया जाता है। लेकिन ये प्रिपरेशन होता कहाँ से? क्या ये आदमी अपने घर से ला के प्रिपेयर करता है? ये प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें कार्बनिक यौगिक हमको मिला हुआ है, उसी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है। यानी ये आदमी अपने घर से नहीं लाता है, जो मिला हुआ है उसी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है आदमी, बस यही कर रहा है। यानी टोटल का टोटल नेचुरल ही है।
लेकिन फिर भी हम उसको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। तो लिखेंगे नीचे एरो देके, लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत, कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत वनस्पति तथा जीव जंतु है। वनस्पति तथा जीव जंतु है। पेट्रोलियम तथा कोयला भी कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आ जाता है। पेट्रोलियम तथा कोयला भी कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। क्या हुआ? हाँ, खनिज नहीं हुआ ये। खनिज तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएगा। पेट्रोलियम और कोयला जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। जैसे देखो, एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब जीवित जगत प्राणी हुआ ना, मतलब जीवित टाइप का चीज़ हुआ ना। और कोयला जो हुआ और पेट्रोलियम जो हुआ, ये सब जीवित चीज़ नहीं है ना, लेकिन ये भी कार्बन का स्रोत है, कार्बनिक यौगिक का स्रोत। क्या? निर्जीव, हाँ, नॉन लिविंग, निर्जीव का, निर्जीव के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधा ये सब सजीव चीज़ हो गया, जीव जंतु, और ये निर्जीव चीज़ हो गया। समझे? क्या लिखे? मुख्य स्रोत है, लिखेंगे। और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जाता है। और बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। आप जितना कार्बनिक यौगिक यूज करते हैं उसका 90% सिंथेटिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नेचुरल नहीं पाया जाता है, जिसको आदमी बना देता है, नेचुरल से कुछ दूसरा चीज़ बना देता है। क्या बोले थे अभी? बहुत सारे कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किए जाते हैं। हो गया? अब सुनिएगा, हम सबका नाम बता देते हैं तुमको। पेड़ पौधा से मिलने वाला कार्बनिक यौगिक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये सब पेड़ पौधा से, प्लांट से मिलता है। जीव जंतु से कार्बनिक यौगिक जो मिलता है वो होता है विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, फैट्स, वसा जिसको आप कहते हैं हिंदी में। उसके बाद पेट्रोलियम, कोयला वाला तो केरोसिन, पेट्रोल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। मोम भी, हाँ, कोलतार, ये सब। अब एक्चुअल में जितना हिंदी आप बोल पा रहे हो उतना हिंदी हमको नहीं आती है, ये एक सच्चाई है, आप इसको आप देख सकते हैं घर पर जाकर। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। जैसे तुम लोग टायर ट्यूब का यूज़ करते हो, पॉलिस्टर, जैसे ये अम्ब्रेला यहाँ लगा हुआ है, ये पॉलिस्टर है, तो ये सब सिंथेटिक है। ये कपड़ा जो हम पहने हुए हैं, आप पहने हुए हैं, ये सब सिंथेटिक। क्या प्रकृति आपको कपड़ा देती है क्या? ये बनाया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मोबाइल का कवर है, कैमरा का कवर है, ये सब क्या है? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टायर ट्यूब हो गया, सीट हो गया, अब चप्पल पहने हुए चप्पल हो गया, घड़ी का फीता हो गया, दिस ऑल आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब आता है। तो आप नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना यूज़ करते हैं आप अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन जीने के लिए? आप ज़रा सोचिए कि आप क्या क्या नेचुरल यूज़ कर रहे हैं। अब चीनी आप एक खाते हैं, चीनी भी मैन मेड हो गया है, सिंथेटिक हो गया है।
अरे कुछ ना कुछ तो बदल देता है। हाँ, गन्ना का निकाल के एकदम प्योर शक्कर खाइए, वो एकदम नेचुरल है, उसमें कुछ हो मिलाता उलाता नहीं है। इसमें तो बहुत सारा काम कर देता है, इसमें तो और केमिकल देके साफ़ सफाई करने के दौरान इसका कुछ कंपोजिशन बदल जाता है, तो वो कम्प्लीटली नेचुरल हुआ। तो फिर भी चलिए चीनी को हम रखते हैं। ग्लूकोज जो आप पीते हैं, तो ग्लूकोज भी सिंथेटिक बनाया जाता है। ग्लूकोज जो आप जो देखते हैं, जो नेचुरल ग्लूकोज होता है उसका यूज हम लोग करते कहाँ हैं? वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर तब हम तक पहुँचता है। उसके अंतर्गत रहता है ग्लूकोज ही, लेकिन उसका कई प्रोसेस से वो गुजरता है। हाँ, मांस मछली खाते हैं तो विटामिन, प्रोटीन, फैट्स ये सब डायरेक्ट आप लेते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में। तो कितना आदमी, अंडा, हाँ अंडा में भी है, किस में? हाँ, फल में भी, फल में, खाना में, इस सब में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना। देखिए, खाना जो आप खाते हैं, जितना चीज़ आप खाते हैं, जितना चीज़, वो सब का सब लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं मैक्सिमम। जैसे उसी में NaCl खाते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक चीज़ हो गया। तो मैक्सिमम वो 99% ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरल रहता है, कुछ सिंथेटिक रहता है। अब कुछ कुछ बना के मान लो पिज्ज़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, एक्चुअल में वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा कुछ नहीं है वो। और हमारा पूरा बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड खा खा के। बात समझ में आ रही है? तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सिंथेटिक में चले जाइए, तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाइए जो मैन मेड है। ये बात सही है कि नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना आप जी नहीं सकते हैं, खाना खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन यूज में ज़्यादा आ रहा है कौन? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कपड़ा पहन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसका जितना भी कंपाउंड है वो सब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, छोड़िए, यहाँ अम्ब्रेला है, ये कपड़ा पहन रहे हैं, ये चप्पल पहन रहे हैं, ये बेल्ट लगाए हुए हैं, ये घड़ी पहने हुए हैं, घड़ी का ये समझ में आ रही है? धागा वो कुछ रेशम सब टाइप का कुछ है वो। तो मैक्सिमम चीज़ आपकी अगल बगल, जैसे यहाँ पर इतना सारा वायर है, वायर का कवर, बोर्ड देख रहे हैं, वो बोर्ड, जितना भी वायरिंग किया हुआ है वायर, वो कैमरा का ऊपर का सरफेस, फैन जो चल रहा है उसका जो देखो, वो जो मेरा वाला फ़ैन चल रहा है हमारे लिए, वो जो चल रहा है उसके अंदर का पूरा जो पत्ती है वो फैन तो फिर आयरन, ये है आयरन है। पेंटिंग किया हुआ है ना हर जगह, सारा का सारा पेंट, दिस ऑल आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबका अपने अलग अलग तरीके से होता है। बैलून है ना, टीचर्स डे वाला अभी तक रखा हुआ है। ये सब क्या है? ये सब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टोपी देखो, वो टोपी पहना हुआ है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक, ये भी पहना हुआ है, ये भी, ये सब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखो वो कॉपी रखे हुए हैं रोलिंग वाला, उसको कौन, स्पाइरल कॉपी शायद बोलते हैं, वो स्पाइरल सारा का सारा ऑर्गेनिक है। हाँ, वो गमछा, उसका देखो गमछा टोटल ऑर्गेनिक है। हम धागा बांधे हुए हैं हाथ में, सिंथेटिक ऑर्गेनिक है। तो मैक्सिमम चीज़ का यूज जो हम कर रहे हैं वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सोचिए, ज़रा सोचिए, जिस चीज़ के बारे में वर्जिलियस ने वाइटल थ्योरी में बोला कि जिस चीज़ का निर्माण नहीं किया जा सकता है लैब में, आज के डेट में मैक्सिमम चीज़ का जिसका हम यूज़ करें वो सारा का सारा लैब से ही बन के हम तक पहुंचता है। तो तब का साइंस और आज के साइंस में बहुत अंतर है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम अभी तक हम क्या किए हैं कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये समझे कि इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन जाता है कार्बन के यूनिक नेचर के कारण। अब हम क्या करेंगे, सभी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कर देंगे ताकि उसको पढ़ना और आसान हो जाए। ठीक है, अब सुनिए, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन पढ़े, और हम लगातार इस बात को पढ़ रहे हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट, हम इस सब्जेक्ट को कैसे अरेंज कर दें ताकि इस सब्जेक्ट को पढ़ना आसान हो जाए। एक्चुअल में अभी तक हम सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं हैं, अभी हम सब्जेक्ट पर गए ही नहीं हैं। अभी तो हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कैसे आसान हो जाएगा। लगातार हम यौगिक के बारे में जान रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं ताकि उसको हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जब जाइएगा, जाते जाते आपको महीना 2 महीना से कम नहीं लगेगा, तब जाके समझ पाइएगा कि ये क्या होता है ऑर्गेनिक। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं फिर।